हाँ, पिछले कक्षा में आपको हम भारतीय दंड संहिता में जो संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत है उसकी परिचर्चा हमने किया था, जिसमें आपको हम सेक्शन 34 में सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य का दायित्व के संबंध में व्याख्या किया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता में हम आपको बताए थे कि भारतीय दंड संहिता में कुछ अपराध के लिए दंड का उपबंध इस तरीके से बताया गया है, जैसे कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर कोई आपराधिक कार्य किया जाता है और उस कार्य में किसी न किसी रूप में व्यक्तियों की सहभागिता होती है। उस कार्य की सहभागिता के आधार पर, उस कार्य के सहयोग के आधार पर दायित्व का निर्धारण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अपराध में कार्य की सहभागिता के आधार पर, कार्य में उसके आशय के आधार पर दंड का निर्धारण किया जाता है, जिसमें आपको बताया गया था कि ज्वाइंट लायबिलिटी में संयुक्त उत्तरदायित्व में दो चीजें मुख्य हैं, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। समान आशय एवं समान उद्देश्य। समान आशय समान उद्देश्य जो है, एक प्रकार से इसको जो है परोक्ष उत्तरदायित्व कहते हैं, आणविक उत्तरदायित्व कहते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के नाम से जाना जाता है। यह हम अब इस भारतीय दंड संहिता के कुल धाराओं की व्याख्या करते हैं, कहाँ आपको मिलेगा। यह आपको सेक्शन 34 में मिलेगा, दूसरा है 35 में है, तीसरा है सेक्शन 36 है, चौथा है 37, 38, 107, 114, सेक्शन 114, सेक्शन 120 बी, और इसके बाद सेक्शन 149, फिर सेक्शन 396, सेक्शन 460। इस प्रकार से पूरी भारतीय दंड संहिता के विधान में परोक्ष रूप से उत्तरदायित्व, आणविक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है, यह आपको निम्न धाराओं में उपबंधित किया गया है, निम्नलिखित धाराओं में उपबंधित किया गया है। ये सभी धाराएं हैं जो व्यक्ति के कार्य को लायबिलिटी के आधार पर, उत्तरदायित्व के आधार पर किसी न किसी रूप में अगर आपराधिक कार्य में सहभागी है, सहयोगी है, तो उसको जो है रिस्पॉन्सिबल बताया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसका उत्तरदायित्व बनता है। उत्तरदायित्व के आधार पर व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी और दंडित किया जाता है। इन सभी धाराओं का, इन सभी सेक्शन का मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको सूक्ष्म रूप से क्रमबद्ध तरीके से व्याख्या करके
करता हूँ। जैसा कि आपको मैं पहले बता दिया था, अभी बता रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस है, जो आपका पेपर है 11वीं फर्स्ट सेमेस्टर का, एक प्रश्न आपका श्योर एंड सर्टेन 100% क्लियर है। प्रश्न आएगा, प्रश्न है आपका जो आएगा वो प्रश्न होगा कि सामान्य आशय किसे कहते हैं, सामान्य आशय किसे कहते हैं, सामान्य आशय के आवश्यक तत्व की व्याख्या करते हुए सामान्य उद्देश्य में अंतर बताइए। कॉमन इंटेंशन क्या है, कॉमन इंटेंशन के आवश्यक तत्व क्या है और इसके सामान्य उद्देश्य से किस प्रकार यह भिन्नता है। यह प्रश्न आपका श्योर एंड सर्टेन आएगा। आप इसको अपने नोट्स बना लीजिए, इस प्रश्न का नोट बना लीजिए। सेक्शन 34 और 149 को मिलाकर के एक क्वेश्चन होगा आपका, सामान्य आशय किसे कहते हैं, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर। दूसरा प्रश्न आपका ऐसे बनता है, भारतीय संहिता में आने उत्तरदायित्व के सिद्धांत की व्याख्या करिए। सामान्य आशय के सिद्धांत के अनुसार आने उत्तरदायित्व कॉन्स्ट्रक्टिव लायबिलिटी के सिद्धांत की भारतीय संहिता में व्याख्या करिए। तो आपको पूरा सेक्शन लिखना पड़ेगा, 34, 35, 36, 37, 38, ये जो है 114, 107, 120, 149, 396, 460, ये सभी जितनी धाराएं हैं किसी न किसी रूप में व्यक्ति के आपराधिक कृत्य को लायबिलिटी बनाती है, लाइबल बनाती है, उत्तरदायित्व बनाती है। जैसा कि आपको हम जो पहला क्वेश्चन बनेगा, सामान्य आशय किसे कहते हैं, सामान्य आशय के आवश्यक तत्व और सामान्य आशय की उद्देश्य में अंतर। अब आपको बता दें, सामान्य आशय पिछले कक्षाओं में हमने आपको चर्चा कर दिया। सामान्य आशय तात्पर्य है कि जब कोई आपराधिक कार्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाएगा, तो उस आपराधिक कार्य में हर व्यक्ति उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा, मानव अधिकार स्वयं अकेला किया हो। इसकी आवश्यक तत्व में हमने आपको बताया था, कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। धारा 34 का पहला आवश्यक तत्व है कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। आपराधिक कार्य दूसरा है आपराधिक कार्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। तीसरी पॉइंट आपको लिखना है कि आपराधिक कार्य एक आपराधिक कार्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया, आपराधिक कार्य करने से पूर्व विचारों का पूर्व मिलन हो। चौथी पॉइंट है आपराधिक कार्य जो है आपराधिक कार्य में किसी न किसी रूप में व्यक्ति की सहभागिता होना आवश्यक है। और पांचवा है कि आपराधिक कार्य करने में मस्तिष्क का पूर्व मिलन, विचारों का पूर्व मिलन के अनुसार शारीरिक रूप से उपस्थित होना आपराधिक कार्य के उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आवश्यक तत्व बताता है। इस तरह से इसमें आपको हम केस एक बताए थे, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग इम्टर, जिसमें वीरेंद्र कुमार घोष के केस में कहा गया कि अगर किसी आपराधिक घटना में आप शरीक हैं तो भले ही आपराधिक घटना में आपका कार्य भिन्न रहा हो, लेकिन आपको अपराध के लिए दोषी माना जाएगा, भले ही आप बाहर खड़े हों। अब उसको जो है वीरेंद्र कुमार घोष की केस को 114 के अनुसार भारतीय संहिता धारा 114 में जो है कि अभियुक्त का घटना स्थल पर उपस्थित होना ही पर्याप्त है। अपराध के लिए दंडित करने के लिए घटना स्थल पर उपस्थित होना ही पर्याप्त है। 114 आपको बताया जाए, 114 में यहाँ है व्यवस्था। तो इस तरह से वीरेंद्र कुमार घोष केस से स्पष्ट हो गया कि धारा 34 कहती है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व होगा, मानव अधिकार से उसने अकेला किया हो, भले ही उस कार्य में पूर्णतः सहयोग न किया, किसी किसी रूप में सहयोग किया तब भी वो दंडित किया जाएगा। इसी केस के बाद में केस आई महमूद शाह बनाम किंग इम्पटर केस। महमूद शाह बनाम किंग इम्पटर वाली केस में महमूद शाह जो पिछली बार आपको बताया था, महमूद शाह वाली केस में आपराधिक घटना उस घटना के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया महमूद शाह को, लेकिन वह मामला जब प्रिवी काउंसिल जाता है, प्रिवी काउंसिल ने देखा कि वह आपराधिक घटना करते समय उसका जो है कि रोल क्या था, उसका सेम रोल था या सिमिलर रोल था, इसलिए उसको जो है हत्या के लिए उसको बरी किया गया था। अन्य अभियुक्तों की अपेक्षा उसका रोल भिन्न था। अब आपको हम बता रहे हैं धारा 34 आप जान गए, धारा 35 क्या है। धारा 35 आपको कहती है कि धारा 35 में उपबंधित है कि कोई भी आपराधिक कार्य धारा 35 से कहती है कि कोई भी आपराधिक कार्य आपके समक्ष जो हो रहा है, हाँ, धारा 35 में है कि जबकि कोई आपराधिक कार्य इस कारण आपराधिक है, जबकि कोई ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वो आपराधिक आशय या ज्ञान से किया गया है।
जबकि धारा 34 नहीं, धारा 35 कहती है, सेक्शन 35 ये कहता है जबकि ऐसा कोई कार्य इस कारण आपराधिक है, किस कारण कि वह आपराधिक आशय या ज्ञान से किया गया था। कैसे किया गया था? आपराधिक आशय या ज्ञान से किया गया था। ये सेक्शन का इस धारा का व्याख्या इस प्रकार से है, जैसे ये स्पष्ट इस भारतीय दंड संहिता की धारा 35 में उपबंधित किया गया है कि जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किया जाने के कारण आपराधिक होगा, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति में से हर व्यक्ति जो उस आशय या ज्ञान से आपराधिक कार्य करता है तो उस प्रकार से वह दायित्व के अधीन होगा, मानो वह कार्य उसने आपराधिक आशय या ज्ञान के अनुसार किया है। अब धारा 35 में समान आशय बताया गया है, आशय सबका एक है, लेकिन धारा 34 में समान आशय बताया गया है। और धारा 35 में क्या है? धारा 35 जो है कॉमन क्रिमिनल इंटेंशन की बात करता है, समान आपराधिक आशय की बात करता है। यह धारा 34 कॉमन इंटेंशन की बात करता है, धारा 35 क्रिमिनल इंटेंशन का। आपराधिक आशय क्या था? आपराधिक आशय या ज्ञान, कोई कार्य तब आपराधिक हुआ जब आपराधिक आशय या ज्ञान के संबंध में किया गया था। जैसे दूसरा इसमें है कि धारा 35 का जो मुख्य सिद्धांत है, धारा 35 का मुख्य सिद्धांत है कि कोई आपराधिक कार्य, धारा 34 में सामान्य आशय था, धारा 35 में अपराध करने का जो अपराध था, अपराध करने का जो तरीका था वो भिन्न था। अर्थात ऐसे आप कह लीजिए कि धारा 34 सामान्य आशय की बात करता है, धारा 35 जो है क्रिमिनल इंटेंशन की बात करता है। अपराध में आपराधिक आशय क्या था, उस अपराध करने का आपराधिक आशय क्या था, तो दोनों में अंतर है। धारा 34 सामान्य आशय की मतलब एक आदमी अपराध करेगा सबको दोषी माना जाएगा 34 के तहत, लेकिन 35 के तहत उस अपराध में जो व्यक्ति की सहभागिता है, उस अपराध में व्यक्ति की जो सहभागिता है, उस सहभागिता के आधार पर दोषी माना जाएगा। अब आप यहाँ ये देख लीजिए कि मतलब धारा 35 का जो व्याख्या है, यह जब मामला जो है कि अवर कोर्ट से, अधीनस्थ न्यायालय से जब अपील में मामला जाता है या किसी को दोष सिद्धि किया गया है या आजीवन कारावास है या सपोज करिए कि मृत्युदंड दिया गया है, तो अपील में मामला जाता है तो अपीली कोर्ट जो है इस बात का आकलन करती है कि कॉमन इंटेंशन एक था, लेकिन कार्य की प्रकृति क्या थी, वह क्रिमिनल जो है कि क्रिमिनल इंटेंशन के कार्य का जो है कि नेचर क्या था, कार्य की प्रकृति क्या थी, उस आधार पर उसको दोषी माना जाएगा। अर्थात धारा 35 के लिए आप इस तरह से कह लीजिए ए और बी जो है, ए और बी दोनों जो है एक समान आशय के अनुरूप, ए और बी दोनों एक समान आशय के अनुरूप सी नामक एक व्यक्ति को ले जाते हैं कहीं एकांतवास में छोड़ने के लिए। और वह कैसे करते हैं, मतलब इंटेंशन ले जाते हैं और उनका आशय ये नहीं है कि मर जाए, उनका आशय ये था कि मतलब इसको ले जाकर कहीं वैसे छोड़ देते हैं। और यह जानता है, ये इस बात को जानता है कि सी नामक व्यक्ति जो है अगर कहीं एकांतवास में छोड़ा गया तो डर के सदमे से वो मर सकता है, वह दमे मतलब हार्ट का मरीज है या ऐसी परिस्थितियां हैं या घबराहट का मरीज है, वो मर सकता है। ये जानता है, बी नहीं जानता है। ए जानता है, बी नहीं जानता है, लेकिन दोनों आपस में योजना बनाकर ले जाकर वहां कहीं छोड़ देते हैं। सी नामक व्यक्ति मर जाता है, सपोज करिए, ध्यान दीजिए, आशय और ज्ञान के अनुसार अपराध की गंभीरता बदल जाती है, दंड की मात्रा बदल जाती है। सी की मृत्यु हो जाती है और बी नहीं जानता है कि सी मर सकता है या इसको जो है कि घबराहट का मर्ज है, ये जानता है। ए जो है, ए और बी दोनों जो है दोषी होंगे, लेकिन ए जो है गंभीर अपराध दोषी होगा और बी नामक व्यक्ति नहीं जानता है। लेकिन ए बी अगर दोनों जानते थे तो दोनों समान आशय के अनुसार, नॉलेज और इंटेंशन के अनुसार दोषी माने जाएंगे। धारा 34-35
के लिए आपको ये जानना है कि अपराध की गंभीरता, अपराध के लिए क्या है, आशय, इंटेंशन, प्रिपरेशन, नॉलेज। अपराध के लिए जो स्टेजेज हैं ये क्या है कि पहले व्यक्ति का आशय क्या था, आशय के बाद इंटेंशन कैसा था, इंटेंशन के बाद क्रिमिनल एक्ट कैसा हुआ और उसको क्रिमिनल नॉलेज क्या था, आपराधिक ज्ञान क्या था। मतलब यहाँ आशय तो भी एक समान है, लेकिन यहाँ ज्ञान नॉलेज जो है अपराधिकृत धारा 35 में अपराधिकृत और अपराधिक ज्ञान, उस कार्य की प्रकृति का ज्ञान, इन दोनों धाराओं को भिन्नता देता है। धारा 34 में सभी को दोषी एक समान माना जाएगा, धारा 35 में आपराधिक आशय और ज्ञान के अनुसार दोनों की दंड की मात्रा भिन्न हो जाएगी। इस तरह से धारा 35 देखिए क्या है। धारा 35 कहता है कॉन्स्टिट्यूटिव लायबिलिटी के लिए, आर्थिक उत्तरदायित्व के लिए, संयुक्त उत्तरदायित्व के धारा 35 में उपबंध है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोक द्वारा कार्य परिणाम के लिए दंड। अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोक द्वारा, कुछ कार्य करके और कुछ जो है कि लोक द्वारा, लोक से तात्पर्य आप समझ लीजिए कि नेग्लिजेंस द्वारा, उपेक्षा द्वारा, कुछ कार्य द्वारा कोई कार्य करके और कुछ लोक द्वारा कारित परिणाम के लिए दंड की बात करता है। जहाँ की किसी कार्य द्वारा या किसी लोक द्वारा किसी परिणाम किया जाता है, उस परिणाम को कारित करने में प्रदत्त अपराध होता है, तो वहाँ समझा जाएगा कि वह अंशतः कार्य द्वारा अंशतः लोक द्वारा कारित परिणाम का दोषी है। ए और ए जो है कि बी को, ए नामक व्यक्ति बी को भोजन देने के लिए अधिकृत किया गया है, वह उसको भोजन नहीं देता है। अब भोजन न देने के बाद वो क्या करता है कि उसको पीटता है, हल्का हल्का पीटता है। तो यहाँ पर भोजन न देना एक कार्य हुआ, दूसरा क्या हुआ, उसको पीटना, उसको मारना, यातना देना। तो अंशतः कार्य द्वारा अंशतः लोक द्वारा कारित परिणाम के लिए दंड जो है कॉन्स्टिट्यूटिव लायबिलिटी के आधार पर परोक्ष रूप से उत्तरदायित्व के आधार पर दोषी माना जाएगा। ठीक। सेक्शन 37 जो है, सेक्शन 37 देखिए क्या कहता है। सेक्शन 37 में किसी अपराध को गठित करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य में सहयोग करना। किसी अपराध को गठित करने में, कोई भी अपराध है, उस अपराध को गठित करने में कई व्यक्तियों द्वारा उस कार्य में सहयोग करना, उस कार्य में, अपराधिक कार्य में क्या करेगा, सहयोग करेगा। उस सहयोग के आधार पर वह लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी के आधार पर उसको दंड जो है, दंड उसको दिया जाएगा। दंड की विभिन्नता आकार के अपराध के अनुसार हो जाएगा। जैसे इसमें ये धारा कहती है, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब उसमें से तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर कोई कार्य करता है, तो उसमें उस अपराध के लिए यह माना जाएगा कि वह उस अपराध में सहयोग और सहायता से कर रहा है और वह दोषी माना जाएगा। इसका दृष्टांत आप बताते हैं इलिस्ट्रेशन में क्या है। इसका इलिस्ट्रेशन है, ए और बी पृथक पृथक रूप से विभिन्न समयों पर ए को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर हत्या करने के लिए सहमत होते हैं। इस सहमत के अनुसार जो है वो जो है विष की मात्रा देते हैं और विष की जो मात्रा देते हैं, दोनों जो है इस मतलब धारा 37 के अंतर्गत, धारा 37 में है कि किसी आपराधिक कार्य गठित करने वाले कई व्यक्तियों द्वारा कार्य में सहयोग करके किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं, इसलिए यहाँ सहयोग द्वारा आपराधिक कार्य को करने में सहयोग द्वारा धारा 37 के अंतर्गत वो दोषी माने जाएंगे। अब इसके बाद आपको हम धारा 38 बताते हैं। धारा 38 में है कि आपराधिक कार्य में संपृथक व्यक्ति भिन्न भिन्न अपराधों के दोषी होंगे। एक आपराधिक कार्य में संपृथक व्यक्ति, अलग व्यक्ति भिन्न भिन्न अपराधों के दोषी होंगे। आपराधिक कार्य में संपृथक व्यक्ति भिन्न भिन्न अपराधों के दोषी होंगे। यह उपबंध करता है कि जहां कई व्यक्तियों द्वारा कोई आपराधिक कार्य करने के लिए लगे हैं, वहां संपृथक व्यक्ति भिन्न भिन्न अपराधों से दोषी होंगे। अर्थात आपराधिक कार्य में कई व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न अपराधों के दोषी होंगे। धारा 38 कहती है, धारा 38 का यह उपबंध है कि
जब किसी आपराधिक कार्य में भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न अपराध करते हैं तो डिफरेंट क्राइम करते हैं तो डिफरेंट क्राइम के आधार पर दंड की मात्रा उनको डिफरेंट होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिए, ए और बी दोनों जो है, ए जो है ऐसे समझिए, ए गंभीर और अचानक प्रकोपन के नाते ए जो है ये क्या करता है, ध्यान दीजिए, ए गंभीर और अचानक प्रकोपन के नाते सी को वध करना चाहता है। ए गुस्से में आ गया, आपस में तीनों एक साथ थे, गुस्से में आकर सी का वध करना चाहता है। बी का सी से दुश्मनी थी, उस दुश्मनी के परिणाम स्वरूप, ध्यान दीजिए, उस दुश्मनी के परिणाम स्वरूप उसका लाभ लेते हुए बी ने ए के हाथ में रिवॉल्वर दे दिया या छुरा दे दिया कि उसको भोंक दीजिए। वह हाथ से या डंडे से पीट रहा था, लेकिन जब ही रिवॉल्वर या छुरा पाया या चाकू पाया, वह जो है क्या करता है, सी के भोंक देता है और सी की मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिए, सी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर जो ए नामक व्यक्ति है जो पहले मार रहा था, ए नामक व्यक्ति आपराधिक मानव वध का दोषी होगा, हत्या का दोषी नहीं होगा। लेकिन जो बी नामक व्यक्ति है, बी नामक व्यक्ति हत्या के दोषी होगा। क्यों? भले ही ए ने मारा है, लेकिन ए गंभीर और अचानक प्रकोपन के नाते मार रहा था और बी नामक व्यक्ति उस प्रकोपन का लाभ लेकर उसको मरवा देना चाहता था। इसलिए इसका इंटेंशन, ध्यान दीजिए, इंटेंशन, आशय इसका क्या है, बी का आशय है सी को तुरंत हत्या कर देना और ये जो है उसको पीट रहा था। तो यहाँ पर इंटेंशन के आधार पर, आशय के आधार पर दंड की मात्रा बदल जाती है, दंड भिन्न भिन्न होता है। ए को आपराधिक मानव वध के लिए दोषी दिया जाता है, जबकि बी को हत्या के लिए दंडित किया जाता है। धन्यवाद।